चलिए, तो अब हम जानते हैं व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा जान लें कि व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं। आपसे पूछ दे स्वर का परिभाषा तो आपको पता हो गया होगा। व्यंजन वर्ण का पूछ दे कि डिफिनेशन व्यंजन वर्ण का क्या होगा, तो व्यंजन वर्ण उन्हें कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन्हें कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हों और प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। बिना अ की सहायता से किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना संभव नहीं है। किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना संभव नहीं है। फिर एक बार परिभाषा सुनिए। व्यंजन वर्ण उन्हें कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। बिना अ की सहायता से किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना संभव नहीं है। ठीक। व्यंजनों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो व्यंजनों की संख्या पाई जाती है बाबू 33। कितनी? 33। स्वरों का 11। चलिए अब आते हैं क से लेकर ग तक जो श्रेणी के सारे वर्ण हैं उनको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो व्यंजन वर्ण के भेद होते हैं। क्या होते हैं? भेद होते हैं, मतलब कितने प्रकार के व्यंजन वर्ण हैं। तो नंबर 1 मैंने बताया, लिखा है यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन या अर्ध व्यंजन वर्ण या कोमल व्यंजन वर्ण, 3 नामों से जाना जाता है। तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण अथवा संघर्षी व्यंजन वर्ण, और चौथा उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण, और पांचवा संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसके बाद द्विगुण व्यंजन वर्ण भी आता है। तो नंबर 1 हम पहले जानेंगे क्या? स्पर्श व्यंजन। क्या जानेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मीन्स क्या होता है? छूना, किसी को छूना। तो परिभाषा इसका भी जान लीजिए कि वे व्यंजन वर्ण जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से उच्चारित होते हों उन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। इस फार्मूले में आपको सारे चीज मिल जाएंगे, सघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक वर्ण, सारे व्यंजन वर्ण की सारी चीज इसमें आपको मिल जाएंगे। तो हम आते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण को देखते हैं कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात इसके 5 वर्ग हैं। पूछ दे स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं? तो 5 वर्ग हैं। यहां पे देखिए मैंने बना दिया है, ये जो कॉलम बना है ये इसको प्रदर्शित करता है, और ये जो नंबर डाले हैं ये नीचे ऐसे नंबर को प्रदर्शित करता है। अर्थात खाना ऐसे बना है तो ये नंबर इसको ऐसे समझिएगा, और जो ऐसे तीर लगा है इसको वर्ग को ऐसे समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो देखते हैं। तो ये मैंने कहा कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाते हैं। यहाँ देखिए क, ख, ग, घ, अंग जो होता है ये बोला जाता है किससे बाबू? कंठ से। ऐसे देखिएगा, ये क, ख, ग, घ, अंग किससे बोला जाता है? कंठ से। च वर्ग च, छ, ज, झ, कंठ तालु से बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है, और ये दंत से बोला जाता है, और ये बाबू ओष्ठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल आते हैं तो क वर्ग उच्चारित करेंगे तो क, ख, ग, घ, अंग। कहां से आवाज निकल रहा है? कंठ से। कहां से? कंठ से। च का देखिए, च तालु होता है, हमारे मुंह का जो ऊपर का हिस्सा होता है, हमारी जिह्वा उस तालु को ऐसे ऐसे स्पर्श करती है। बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, इय। ये हमारा जीभ जो है तालु को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तालु के पीछे वाले हिस्से में मूर्धा होता है। यहाँ ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये कहां से उच्चारित होगा? मूर्धा से। त वर्ग जो है त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। पकड़िए, जिह्वा आपका कहां स्पर्श कर रहा है? त, थ, द, ध, न। जो जीभ है वो दांत के पिछले वाले हिस्से में स्पर्श कर रहा है। त, थ, द, ध, न कहां से उच्चारित होता है? दंत से। फिर आइए प वर्ग,
प वर्ग में प फ ब भ म। मेरे होठ को देखिए, प फ ब भ म। ये मेरा जो ओठ है वो आपस में क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है बाबू। क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो ये कहां से उच्चारित होता है? ओष्ठ से। इतनी बात समझ में आ गई। आपको याद क्या रखना है? परिभाषा याद रखना है। स्पर्श व्यंजन, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, बस इतना याद कर लीजिए। 5 वर्ग कर लीजिए और यहाँ कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, यानी क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 इधर से गण लीजिए और 5 इधर है, तो 5 पच्चे 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए दूसरा चीज देखते हैं कि दूसरा इसी में आता है। एक आएगा आपका अल्प प्राण व्यंजन। अब अल्प प्राण क्या होता है बाबू? अल्प मतलब होता है कम, प्राण मतलब शक्ति, यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता हो। क्या लगता हो? सबसे कम समय लगता हो, तो उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब तक आपने एरो इधर का चला, आप समझ गए। अब एरो इधर का चलेगा और आपको समझना है कैसे। यहां देखिए 1 3 5, अगर ऐसे याद ना हो तो अल्प प्राण विषम याद कर लीजिए, शुरुआत के विषम। तो 1 3 5 विषम संख्या है, ये नंबर हो गया। और इसके बाद जो आता है य र ल व, अंतस्थ व्यंजन को प्लस कर लीजिए, यही जो है आपका अल्प प्राण है। अर्थात एक का मतलब कि क च ट त प, ये सब आ जाएगा किसमें? अल्प प्राण में। तीसरा ग ज ड द ब किसमें आ जाएगा? अल्प प्राण व्यंजन में। फिर 5वां दिया है, यानी अनुनासिका वर्ण के सारे वर्ण अंग इ र न म किसमें आ जाएगा? किसमें? अल्प प्राण में। और इसके बाद जो य र ल व है वो ऐड कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा क्या बाबू? अल्प प्राण व्यंजन। समझ में आ गई बात? दूसरा चीज नीचे मैंने लिखा महाप्राण व्यंजन। अब देखिए इसी का ठीक अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा। इसको बोलने में सबसे कम समय लग रहा था विषम संख्या को, 1 3 5 प्लस य र ल व। और महाप्राण क्या कहता है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में अधिक प्राण वायु लगे, अधिक वायु की अधिकता अधिक लगे, तो उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब इसको याद करने के लिए महाप्राण को सम याद कर लीजिए, संख्या सम, क्योंकि यहाँ विषम था 1 3 5, यहाँ पे 2 4, तो 2 4 मतलब ये और ये, तो मैंने नीचे यहाँ एरो दे दिया है, ये और ये। अब ए का मतलब केवल फ नहीं, अब दूसरे नंबर में सारे वर्ण क्या होंगे? महाप्राण होंगे। ख छ ट ठ थ फ, और चौथा घ झ ढ ध ब। अगर आप ईमानदारी से वर्णमाला पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ क बोलिए और फिर क्या? ख, क ख, अधिक लगा कि नहीं लगा? फिर यहाँ देखिए ये तीसरा है ग घ, टाइम अधिक लगा, तो ये महाप्राण व्यंजन। और उसके बाद बड़ा श ख श ह, इसमें और है, इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू? महाप्राण व्यंजन। और एक चीज और पूछता है परीक्षा में, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। चलिए अघोष वर्ण सघोष वर्ण देखते हैं। सघोष वर्ण किन्हें कहते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण, ध्यान से सुनिए, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में श्वसन तंत्रिका में कंपन उत्पन्न हो, तो उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। ठीक, फिर सुन लीजिए, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में श्वसन तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो, तो उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। कैसे? यहां पे देखिए मैंने नंबर डाला 3 4 5, 345, यानी 3 4 5, ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर जो है
ये क्या हो जाएगा बाबू, सघोष वर्ण हो जाएगा। अब इसका मतलब 3 4 5 का मतलब तीन वर्ण के सारे वर्ण यानी ग झ ड ध ब, और 4 का भी और 5 का भी, प्लस य र ल व और ह यानी अंतस्थ व्यंजन इसके आगे वाला और प्लस ह, ये क्या हो जाएगा बाबू, सघोष वर्ण। यानी उनको उच्चारण करने में श्वसन तंत्रिकाओं में झनझनाहट उत्पन्न होती है तो सघोष कहते हैं। उसी का अपोजिट, आसान है, ध्यान से सुनिए, उसी का अपोजिट अघोष। और किसी भी शब्द के पहले लगा देते तो उसका मतलब नहीं हो जाता। जैसे सत्य है तो शाश्वत है, और लगा दीजिए, असत झूठा हो गया। तो यहां पे अघोष कह दिया। अघोष मतलब ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में श्वसन तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न न हो, मैंने यहां लिख दिया बिना कंपन उत्पन्न न हो तो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनका नंबर कितना है बाबू, 12, 1 2 और श छोटा श ख श, यानी कि 1 2 का मतलब कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, अघोष वर्ण हो जाएंगे, और प्लस बड़ा श ख श। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे जरूर लिख दीजिए सर ये समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि आपका उत्तर मिल जाए। वैसे मैं काफी ये कर रहा हूं कि आपका डाउट खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं एक बार फिर रिवीजन कर दूंगा। तो ये स्पर्श व्यंजन हो गया आपका, अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, सघोष हो गया, अघोष हो गया, और एक बचता है अनुनासिका वर्ण। कभी कभी पूछ देता है कि अनुनासिका वर्ण किसे कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण का 5वां जो वर्ग होता है नीचे वाला, वो सारे वर्ण क्या होते हैं, अनुनासिका वर्ण होते हैं। अनुनासिका का मतलब कि नाक और प्लस मुंह दोनों से बोले जाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अब आता है बाबू स्पर्श व्यंजन, समाप्त हो गया। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं, आप यहां से मौ तक पढ़ लिए, ये बड़े सिस्टम से रखा गया था, यानी क ख ग घ कंठ से ही निकलेगा, च छ ज झ या तालु से ही निकलेगा, लेकिन इसके मौ के बाद जो य र ल व आएगा वो ऐसा सिस्टम नहीं है, वो चारों 4 जगह से निकलेगा, इसीलिए उनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा नाम कभी मान लीजिए एग्जाम में दे दे कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंतस्थ व्यंजन वर्ण का है, अंतस्थ के जगह अर्ध व्यंजन वर्ण दे दे, कोमल व्यंजन वर्ण दे दे, तो सबका मतलब क्या समझेंगे, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। यानी ये जो भी दिया है ये सब का मतलब क्या है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। यानी य र ल व, य र ल व, य र ल व। तो यहां देखिए इन्हें अर्ध व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। अर्ध व्यंजन मतलब ये ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनका स्पर्श पूरा स्पर्श नहीं होता है, थोड़ा सा छू के भगाएगा। य र ल व, देखो वो प पूरा स्पर्श हो रहा है, वो पूरा स्पर्श नहीं हो रहा है, तो इन्हें अर्ध व्यंजन वर्ण कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, कोमल व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। इसकी आवाज बड़े प्यार से निकलती है, य र ल व, ठीक है। तो इन्हें कोमल व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। आप कहां से निकलता है बाबू, य निकलता है कहां पे, जीभ से निकलता है। य देख लीजिए टेढ़ा हो जा रहा है, हल्का सा आधा ही हो रहा है, इसीलिए अर्ध व्यंजन वर्ण कहते हैं। र तालु से निकलता है, ल दंत से निकलता है, व ओष्ठ से निकलता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं बाबू, तो इसके बाद प फ ब भ म, य र ल व भी खत्म हो गया। अब क्या आएगा बाबू, य र ल व श मतलब अगर इनकी संख्या पूछ दे तो कितना, 4, इनकी संख्या पूछ दे तो 25 वर्णों की। अब उष्ण व्यंजन वर्ण या संघर्षी व्यंजन वर्ण, परिभाषा सुन लीजिए। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में उष्ण वायु द्वारा घर्षण से उत्पन्न, यानी अधिक शक्ति लगाना पड़ता है, तो उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं, या उष्ण यानी गर्म वायु से निकला हुआ वर्ण जिसको बोलने में ताकत लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे छोटे बच्चे होंगे आपके घर पे, पढ़ाइएगा कि क से लेके ज्ञ तक पढ़ो,
तो पढ़ेगा क ख ग घ अंग च छ ज झ इय, फिर पढ़ेगा ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व के बाद जैसे आएगा पढ़ेगा श ख श ह, मतलब पूरा ताकत लगा देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए इसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन वर्ण या संघर्षी व्यंजन वर्ण, यानी संघर्ष के द्वारा निकलने वाले व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या कितनी है बाबू? 4 है, याद रख लीजिएगा, बड़ा श ख श ह। चलिए अब आगे आता है एक और व्यंजन वर्ण में कभी कभी पूछ देता है कि उक्षिप्त व्यंजन वर्ण। उक्षिप्त व्यंजन वर्ण में कहते हैं जिनका उच्चारण में सभी ट वर्ग यही है, तो ट ठ ड ढ अण, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट ठ ड ढ अण, धन, ये अंग, ये क्या हो जाएंगे? उक्षिप्त व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? इनकी संख्या कितनी है? 6। फिर आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त मतलब जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से बने हुए हैं, जैसे क धन श, क धन श क्या बन गया? 6 बन गया। त धन र त्र बन गया, ज धन य ज्ञ बन गया, श धन र श्र बन गया। इनकी संख्या कितनी है बाबू? 4 है। कितनी है? 4 है। समझ में आ गई बात? पूरा कंप्लीट समझ में आ गया? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए कि ये यहाँ पे छूट गया है या समझ में नहीं आया है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी कर दें। फिर आगे अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे संस्कृत का वर्णमाला, जो अगले पार्ट 3 में आएगा।